द डिबेट में खुशामदीद। जरा तसव्वुर करें, एक बॉलर अपने 3 ओवर्स में 58 रन्स लुटाता है, मतलब तकरीबन 20 रन्स पर ओवर, और फिर भी उसे फ्रेंचाइज का सबसे कीमती असासा माना जाता है। हाँ, मतलब रिवायती क्रिकेट में तो ये बिल्कुल एक मजाक ही लगता है ना। बिल्कुल एक मजाक से कम नहीं, लेकिन आज की इस हाइपर अग्रेसिव क्रिकेट में ये एक तल्ख हकीकत है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम 2 प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्काउट्स की कुर्सी पर बैठे हैं और हम न्यूजीलैंड और हॉलैंड के दरमियान खेले गए एक ऐसे 12 ओवर्स के मैच का पोस्टमार्टम कर रहे हैं जिसने क्रिकेट की तमाम पुरानी किताबों को जलाकर राख कर दिया है। जी बिल्कुल, मेरा मतलब है न्यूजीलैंड ने सिर्फ 11.5 ओवर्स में 215 रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया था। हाँ, 215 रन्स, और जवाब में हॉलैंड की टीम 8.3 ओवर्स में सिर्फ 142 रन्स पर ढेर हो गई। तो एक स्काउट की नज़र से हमारा मरकजी सवाल यह है कि इस नए सफाखाना फॉर्मेट में कौन सी सलाहियत आपको टूर्नामेंट जितवा सकती है। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इस फॉर्मेट में कामयाबी का वाहिद रास्ता उन बल्लेबाजों पर करोड़ों की सरमायाकारी करना है जो 300 से 400 का स्ट्राइक रेट बरकरार रख सके। तो आपका मानना है कि सिर्फ जारहाना बल्लेबाजी ही सब कुछ है। लेकिन देखें, मैं इस सूरत हाल को एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही हूँ। मैं ये दलील दूंगी कि जब हर बल्लेबाज 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो तो बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग मैच का फैसला करती है। अच्छा, बॉलिंग इस पिटाई के बाद भी? हाँ बिल्कुल, वो बॉलर जो विकेटें उड़ाता है, चाहे वो इस अमल में कितना ही महंगा क्यों ना साबित हो, मैच का फैसला वही करता है जो इस ड्रैग रेस के बीच में एक ईंटों की दीवार खड़ी कर दे। हमारे सुनने वाले शायद सोच रहे होंगे कि एक बॉलर जो इतनी मार खा रहा हो, वो दीवार कैसे बन सकता है। खैर, चले मैं आपको बताता हूं कि एक स्काउट के तौर पर मेरी नजर किन खिलाड़ियों पर है। जब मैं इस स्कोर कार्ड का जायजा लेता हूं तो मुझे अक्षय गुप्ता किंग जैसा बल्लेबाज नजर आता है। उसने काफी तेज खेला था। बहुत तेज। उसने सिर्फ 8 गेंदों पे 34 रन्स बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्ट्राइक रेट 425 का था। और फिर भानु चतुर्वेदी, जिसने 10 गेंदों पे 38 रन्स बनाए। देखें, इस फॉर्मेट की साइंस को समझें। 12 ओवर का मतलब है कुल 73 गेंदें। 73 गेंदें, जी हाँ, 73 गेंदें। ये T20 का कोई छोटा वर्जन नहीं है। हाँ, ये एक बिल्कुल नया खेल है। रवायती क्रिकेट में आप इनिंग्स बिल्ड करते हैं, पिच का मिजाज देखते हैं, लेकिन यहाँ अक्षय जैसे खिलाड़ी पिच को नहीं देखते, वो बॉलर के जहन को देखते हैं। ये तो है, नफ्सियाती दबाव बहुत होता है। बिल्कुल यही तो। जब कोई बल्लेबाज पहली ही गेंद पर 400 के स्ट्राइक रेट के इरादे से उतरता है तो वो बॉलर के दिफाई मैकेनिज्म को तबाह कर देता है। मैं तो एक फ्रेंचाइजी मालिक से यही कहूंगा कि अपना सारा बजट ऐसे बल्लेबाजों पर लगा दें, क्योंकि जब आप 12 ओवर्स में 215 रन्स बनाते हैं तो आप मैच वहीं खत्म कर देते हैं। आपकी ये दलील कागज पर तो बहुत पुरकशिश लगती है, लेकिन मैदान की हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि 215 रन्स बनाकर न्यूजीलैंड ने मैच वहीं खत्म कर दिया था। जी, मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है। 1 मिनट, अगर ऐसा ही था तो जरा हॉलैंड की बल्लेबाजी के आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। क्या उनके बल्लेबाज इस ड्रैग रेस में पीछे थे? बिल्कुल नहीं। एम साई चरण ने 10 गेंदों पर 34 रन्स बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 340 था। हाँ, वो भी मार रहे थे। के साथ श्रीनिवास रेड्डी 283 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। यानी हॉलैंड के बल्लेबाज भी उसी सफाकाना रफ्तार से रन्स बना रहे थे जिस रफ्तार से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बनाए। मसला रन्स बनाने की रफ्तार का था ही नहीं। तो फिर आपके ख्याल में 73 रन्स की इतनी बड़ी शिकस्त की वजह क्या थी? अगर वो इतनी ही तेजी से खेल रहे थे तो वो हदफ तक क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आप रियाजी के एक बुनियादी उसूल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो ये है कि हर टीम के पास सिर्फ 10 विकेट होती हैं। हॉलैंड 73 रन से इसलिए नहीं हारा कि उनका स्ट्राइक रेट कम था, वो इसलिए हारे क्योंकि वो अपने 12 ओवर्स पूरे खेल ही नहीं सके। वो 8.3 ओवर्स में ऑल आउट हो गए थे। बिल्कुल, उनकी इनिंग्स 142 रन्स पर ख़त्म हो गई। वो जो बाकी की 21 गेंदें बच गईं, वही असल फ़र्क था। और वो 21 गेंदें किसने छीनी? वो न्यूजीलैंड के बॉलर BCW 786 ने छीनी,
जिसने अपने 3 ओवर्स में 44 रन्स देकर 5 विकेटें हासिल की। 5 विकेटें, ये तो है कि इसका इम्पैक्ट था। 100% था। एक स्काउट की हैसियत से जब मैं ये स्कोर कार्ड देखती हूँ तो मैं उन 400 स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों से ज्यादा इस बॉलर की कदर करती हूँ जिसने ये समझ लिया था कि बल्लेबाज को आउट किए बगैर रन्स का बहाव नहीं रोका जा सकता। जब आपके सामने एक बल्लेबाज 425 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो तो आप उसे डॉट बॉल नहीं करा सकते। ये बात तो आपकी सही है, डॉट बॉल्स तो नामुमकिन सी बात है। हाँ ना, आपको उसे लालच देना पड़ता है, फील्ड को खोलना पड़ता है और इस अमल में आपको रन्स पड़ते हैं। लेकिन वो जो एक विकेट गिरती है ना, वो पूरी इनिंग्स को पटरी से उतार देती है। खैर, मुझे आपकी ये बात कुछ हद तक गैर हकीकत पसंद आना लगती है, खास तौर पर एक फ्रेंचाइज के बजट और खतरे के इंतजाम के हवाले से। आप BCW 786 की बात कर रही हैं जिसने 44 रन्स दिए। चलें, उसने 5 विकेटें ली, मैं इसे वक्ती तौर पर मान लेता हूँ, लेकिन जरा हॉलैंड के सैयद जाफर पर तो बात करें। अच्छा, सैयद जाफर के आदादो शुमार पर बात कर लेते हैं। हाँ, आपके इसी उसूल के तहत वो भी एक जबरदस्त बॉलर होना चाहिए। हालांकि उसने अपने 3 ओवर्स में 58 रन्स देकर 4 विकेटें ली। 58 रन्स, मतलब एक स्काउट के तौर पर आप टीम के मालिक के सामने बैठकर ये कैसे जवाब पेश कर सकती हैं कि हमें एक ऐसे बॉलर पर करोड़ों रुपए की बोली लगानी चाहिए जिसका इकोनॉमी रेट 19.33 है। मैं बताती हूँ कैसे। मतलब वो हर ओवर में औसतन 4 बाउंड्रीज खा रहा है। एक फॉर्मेट जहां बेहतर गेंदों पर मैच का फैसला होना है, वहां एक बॉलर जो इतनी बुरी तरह रन्स लुटा रहा हो, वो टीम के लिए एहसासा नहीं बल्कि एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। वो आपको मैच हरवा रहा है। और यहीं पर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप और शायद हमारे बहुत से सुनने वाले अब भी वनडे और T20 की एनेक्सिस नए फॉर्मेट को देख रहे हैं। तो आपके ख्याल में इकोनॉमी रेट अब कोई मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना होगा कि इस 12 ओवर्स के हाइपर अग्रेसिव मॉडल में इकोनॉमी रेट मुकम्मल तौर पर एक बेमायने मैट्रिक बन चुका है। इसे अपने तज्जियाती सॉफ्टवेयर से डिलीट कर दें। जरा मैच की मजमूई रियाजी पर गौर करें। जब न्यूजीलैंड की पूरी टीम 11.5 ओवर्स में 215 रन्स बना रही है तो इसका मतलब है कि इनिंग्स का औसत रन रेट ही 18.6 रन्स फी ओवर है। अरे वाह, ये तो वाकई मैंने इस तरह नहीं सोचा था। जी हाँ, इसका मतलब है कि इस मैच का न्यू नॉर्मल या आम मयार ही 18 रन्स फी ओवर है। मैं न्यू नॉर्मल के इस तस्वुर को समझता हूँ, लेकिन 19.33 फिर भी इस औसत से ज्यादा है। कुछ इशारिया ज्यादा है, लेकिन अब इसके फवायद देखें। सैयद जाफर ने उन 58 रन्स के बदले 4 अहम खिलाड़ियों को आउट किया। अगर वो ये विकेटें ना लेता और फर्ज करें कि वो दिफाई बॉलिंग करके सिर्फ 12 रन्स फी ओवर देता लेकिन कोई विकेट न लेता तो क्या होता? रन्स कम बनते? नहीं, क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज जो पहले ही सेट हो चुके थे वो आखिरी ओवर्स में 30 रन्स फी ओवर मारते। सैयद जाफर की इन 4 विकेटों ने न्यूजीलैंड को 250 या 260 के हिस्से तक पहुंचने से रोका। अच्छा, ये एक जाविया हो सकता है। देखिए, जब आप एक बल्लेबाज को आउट करते हैं तो नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है, चाहे वो कितना ही जारहाना क्यों ना हो। उसे क्रीज और बॉलर की रफ्तार को समझने के लिए कम से कम 1 या 2 गेंदें दरकार होती हैं। अगर आप अपनी विकेटों के जरिए मुखालिफ टीम की 5 या 6 गेंदें भी जाया करवा देते हैं तो आपने मैच का रुख मोड़ दिया। इसलिए स्काउटिंग का अब नया मायार रन्स रोकना नहीं रहा, ये अब 100% विकेटें निकालने पर मबनी है। ये एक इंतहाई दिलचस्प जाविया है कि विकेटें निकालने से आप दरअसल नए बल्लेबाज को दबाव में लाकर गेंदें जाया करवाते हैं। लेकिन मैं आपकी इस थ्योरी को एक कदम और आगे ले जाकर परखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, पूछें। अगर ये मैच टाइमर पर खेली जाने वाली शतरंज की तरह है, जहां सैयद जाफर या BCW 786 का विकेटें लेना ऐसा ही है जैसे अपना वजीर कुर्बान करके मुखालिफ का बादशाह शाह मात करना, तो फिर इस मैच का सबसे बड़ा अवार्ड प्लेयर ऑफ द मैच इन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं मिला? ये एक अच्छा सवाल है। अगर विकेट ही वो वाहिद करेंसी है जो इस नए फॉर्मेट में चलती है, तो BCW 786 अपनी 5 विकेटों के साथ इस अवार्ड का सबसे बड़ा हकदार था।
लेकिन डेटा हमें बताता है कि ये अवार्ड सुहेल तनवीर को मिला, और आपके ख्याल में सुहेल तनवीर को ये अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि वो उस ड्रैग रेस का सबसे मुकम्मल खिलाड़ी था। उसने 16 गेंदों पर 49 रन बनाए, 306 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये इस बात का सबूत है कि जिस तरह की हाइपर एग्रेसिव बैटिंग की मैं वकालत कर रहा हूँ, मैच का हकीकी इम्पैक्ट इसी से पैदा होता है। लेकिन उसने बॉलिंग भी तो की थी ना? हाँ, उसने बॉलिंग भी की और 2 विकेटें भी लीं, लेकिन उसकी असल कदर वो तूफानी इनिंग्स थी जिसने मिडिल ऑर्डर में आकर मोमेंटम को गिरने नहीं दिया। एक स्काउट के लिए, मतलब सुहेल तनवीर जैसे खिलाड़ी का प्रोफाइल जो बल्ले से 300 प्लस स्ट्राइक रेट दे सके, किसी भी 5 विकेट लेने वाले बॉलर से कहीं ज्यादा कीमती है। ये इंतखाब इस बात की हतमी मोहर है कि इस क्रिकेट के डीएनए में बल्लेबाजों की हुक्मरानी लिखी जा चुकी है। आप इसे झुटला नहीं सकते। मैं उसे झुटला नहीं रही, बल्कि मैं आपकी ही पेश करदा सबूत से आपका केस कमजोर कर रही हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? आपने सुहेल तनवीर की बल्लेबाजी के गुण गाए जो कि बिलाशुबा शानदार थी, लेकिन जरा रुके और उसके बॉलिंग के आदादो शुमार पर एक खुर्दबीन रखें। सुहेल तनवीर ने 1.3 ओवर्स किए, 21 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। क्या आपने उसका इकोनॉमी रेट कैलकुलेट किया? ये 14 बनता है। जी हाँ, 14, जो कि इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यही तो मेरा नुक्ता है। इस मखसूस मैच के तनाज़ुर में जहां बाकी तमाम माहिर बॉलर्स 19 और 21 की इकोनॉमी से मार खा रहे थे, सुहेल का 14 की इकोनॉमी से 2 विकेटें निकाल लेना कोई आम बात नहीं थी। ये एक गैर मामूली वाकयाती इन्हिराफ था। ये तो है। आप खुद सोचें, अगर सुहेल तनवीर सिर्फ 49 रन बनाता और बॉलिंग के दौरान वो भी 20 की इकोनॉमी से मार खाता या कोई विकेट ना लेता, तो क्या वो BCW 786 की 5 विकेटों के सामने प्लेयर ऑफ द मैच बन पाता? शायद नहीं। किसी सूरत नहीं। मैच का फैसला करने वाली बॉडी ने भी ये महसूस किया कि जिस पिच पर बल्लेबाजों का तूफान बरपा था, वहां एक खिलाड़ी ने न सिर्फ बल्ले से जवाब दिया, बल्कि जब गेंद उसके हाथ में आई तो उसने 14 की इकोनॉमी रेट पर 2 विकेटें लेकर मुखालिफ टीम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। ये अवार्ड बैटिंग की अकेली जीत नहीं है, बल्कि ये उस बात का सबूत है कि जब विकेटें लेने की सलाहियत आपकी प्रोफाइल में शामिल होती है, तब जाकर आप मैच के हकीकी फातेह और फ्रेंचाइज के महंगे तरीन खिलाड़ी बनते हैं। आपने मतलब सुहेल तनवीर की बॉलिंग को जिस तरह एक बोनस से उठाकर मैच का मरकजी नुक्ता बनाया है, वो एक जबरदस्त तज्जियाती मूव है। और एक स्काउट के तौर पर मैं आपकी इस बात की दाद दूंगा कि 14 का इकोनॉमी रेट इस मैच के 19 के न्यू नॉर्मल में वाकई एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। बिल्कुल, 5 रन फी ओवर की बचत, और वो भी विकेटों के साथ। जी हाँ, लेकिन इस सब के बावजूद मैं अपने बुनियादी इस्तिदलाल पर कायम रहूंगा। जब आप एक फ्रेंचाइजी बना रहे होते हैं, तो आपका पहला ड्राफ्ट पिक, आपका मार्की प्लेयर कौन होगा? वो हमेशा एक ऐसा बल्लेबाज होगा जो खौफ से नाआशना हो। खौफ से नाआशना, लेकिन वो बल्लेबाज जो मैदान में उतरते ही ये सोच ले कि उसे हर ओवर में कम से कम 20 रन बनाने हैं। क्योंकि आप डॉट बॉल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर भानु चतुर्वेदी और अक्षय गुप्ता किंग जैसे खिलाड़ी डॉट बॉल खेले ही ना, तो अगर वो हर उस गेंद को जो बाउंड्री लाइन के पार जा सकती है पार भेज दें, ये तो एक आइडियल सूरत हाल हो गई ना। लेकिन यही तो मुस्तकबिल है। मेरे नजदीक क्रिकेट का इर्तिकाई मरहला अब इन जारहाना बल्लेबाजों के हाथ में है, और बाकी तमाम फील्डर्स और बॉलर्स सिर्फ उनकी इस तबाही को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते। मैं आपके इस मौक़िफ़ की ताकत को समझ सकती हूँ। जब हम 400 का स्ट्राइक रेट देखते हैं, तो वो एक सहर तारी कर देता है। आदाद व शुमार की ये चकाचौंध हमें अंधा कर सकती है। बिल्कुल, ये जादू ही तो बिकता है। लेकिन मैं एक ड्राफ्ट टेबल पर बैठे हुए फ्रेंचाइज मालिक को यही मशवरा दूंगी कि आदाद व शुमार के इस शराब से बाहर निकलें। बल्लेबाज आपको तमाशाइयों की तालियां और स्पॉन्सर्स की तवज्जो दिलवा सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट हमेशा वो बॉलर जितवाते हैं जो दबाव के लम्हात में, जब सामने वाला बल्लेबाज आग उगल रहा हो, एक कदम पीछे हटकर ऐसी गेंद फेंकें जो सीधा विकेटों पर जा लगे। ये भी एक ठोस हकीकत है। जी हाँ, जब तक उस खेल में 10 विकेटों का असूल जिंदा है, चाहे फॉर्मेट 12 ओवर्स का हो या कुल को 5 ओवर्स का हो जाए, विकेटें लेने वाला महंगा बॉलर हमेशा बादशाह रहेगा। वो इनिंग्स का खात्मा कर सकता है, और क्रिकेट में इनिंग्स के खात्मे से बड़ा कोई फुल स्टॉप नहीं है। वाकई इस बहस ने इस नए फॉर्मेट के अंदर छुपी पेचीदगियों को बेनकाब कर दिया है।
हमने देखा कि किस तरह 12 ओवर्स के खेल ने स्ट्राइक रेट को एक हथियार और इकोनॉमी रेट को एक फरसूदा तसव्वुर बना दिया है। बिल्कुल। हमने बल्लेबाजों की पैदा करदा नफसियाती दहशत और बॉलर्स की जानिब से विकेटें लेकर इनिंग्स को वक्त से पहले खत्म करने की रियाजी, मतलब दोनों पर तफसील से बात की। जी हाँ, और ये वो बहस है जो आने वाले कई सालों तक फ्रेंचाइज मालिकान और स्काउट्स के कमरों में गूंजती रहेगी। अब ये फैसला हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि अगर उनके पास करोड़ों का बजट हो तो वो किस हिकमत अमली पर अपना पैसा लगाएंगे। हाँ, क्या वो स्ट्राइक रेट के तूफान के साथ जाएंगे या फिर महंगी लेकिन फैसला कुन विकेटों के साथ? स्कोर कार्ड के इस डेटा में अभी और भी बहुत सी तहें मौजूद है जो वक्त के साथ साथ खुलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस गुफ्तगू के लिए इतना ही। याद रखें, जब आप इस नए दौर की क्रिकेट का तज्जिया करें तो पुराने आदात और शुमार की मशीनरी इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। ये एक नया खेल है, इसकी साइंस नई है और इसके फातेह भी नए होंगे। द डिबेट्स में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।